नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एसएससी की एसटी नंबर 128। ठीक है, चलिए भाई सब लोग जुड़ जाइए। सभी को राधे राधे। तो देखिएगा सवाल नंबर पहला क्या आने वाला है आपके सामने। अगर आपने सॉल्व किया हो तो जरूर देखिएगा। देखो पहला सवाल क्या है आपके लिए। तो पहला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक है, दिख रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। देखो अब अगर सिंप्लीफिकेशन का सवाल आपको बनाना है, ये सवाल आपको दिया हुआ, तो सवाल बनाना थोड़ा सा सिंपल है। देखिए क्या है, मैं आपसे एक बात बोलूंगा, वो बात आप जरूर नोट कीजिएगा। बड़ी फायदेमंद बात है आपके लिए, जो हम लोग बातें किया करते थे। अगर कभी ऐसा हो कि ए डिवाइड बी ऑफ सी, ये कंडीशन कहीं भी लिखी हो, तो इसको हम लिखते हैं ए अपॉन बी सी। ए अपॉन क्या लिखते हैं, बी सी। ठीक है, अब दूसरी बात एक और सुन लो। ये तो ऐसे नंबर में लिखी है, फ्रैक्शन में नहीं लिखी है। अगर ये मान लो फ्रैक्शन में लिखी हो, फ्रैक्शन में, तो अगर ये फ्रैक्शन में लिखी होगी तो फ्रैक्शन के टाइम पे हम इसको ऐसे में पहले शो करा देता हूं इधर, और तुम अगर समझ जाओगे तो फिर बात भी ठीक चलेगी। जैसे ये लिखा है ए अपॉन बी, डिवाइड लिखा है सी अपॉन डी, और ऑफ लिखा है ई अपॉन एफ। इस फॉर्मेशन में लिखी हुई, ये डायरेक्ट लिखी थी एबीसी की फॉर्म में, और ये जो लिखी है ये लिखी है फ्रैक्शन की फॉर्म में। अगर इसको जब तोड़ना होता है तो इसको फिर ऐसे तोड़ते हैं, ए अपॉन बी इंटू, इन दोनों को बदलते, एक भी बदले, क्योंकि अपॉन में आएगी, देखो इसके हिसाब से अपॉन में आएगी संख्या, तो ये दोनों बदल जाएंगे। वो दोनों बदलेंगे तो ऐसे लिखेंगे डी अपॉन सी और एफ अपॉन ई। ये ठीक है, इसी के आधार पर देखते हैं। तो ये पहला तर्ज आपका ये लिखा हुआ है, तो ये देखो इसी पे लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा हिस्सा आपके पास ये लिखा है यहां तक, और तीसरा हिस्सा आपको ये लिखा है। जब भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल आता है तो इसमें जो प्लस या माइनस के जो साइन होते हैं, प्लस या माइनस के जो साइन होते हैं, वो हमको क्या बताते हैं, तो वो सेगमेंट बताते हैं कि हम सवाल को कैसे कैसे अलग करेंगे। ठीक है, चलो अब इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। इतना डेटा मैंने लिखा है, आपने देख लिया होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं और आपसे सवाल सॉल्व करते हैं। अब मैं देखो इस वाले हिस्से को सॉल्व करें, क्या लिखें, 3/4 इंटू, ये होगा 4 दूनी 8 1 9, तो 9/4 बनेगा, तो उल्टा लिख दो। और इसको उल्टा लिखोगे तो 3/2 आ जाएगा। इसको लिखोगे तो क्या आएगा, ये लिखोगे तो 3 में से 2 गया 1, 1/6 आएगा, तो यहाँ 1 लिख लो। यहाँ नीचे आएगा 5/6, तो नीचे आएगा 5 लिख लो। इंटू, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या लिख रहा होगा, 3 3 9 और 1 10, 10 बटे कितना लिखा होगा 3, और प्लस करना है 5/9। ये इतने इससे आपको जोड़ते हैं। देखो ये 9 से 9 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो 1/2 आ जाएगा। माइनस 5 दूनी 10 हो गया, 2 बार गया, तो 2/3 आ जाएगा। और जोड़ना है इसमें आपको 5/9। अब इसको बस इतना सॉल्व करना है, तो ये 18 आ गया, 18 आएगा तो ये 9 बार जाएगा, ये 6 दूनी 12 हो गया, ये हो गया 10, ये आया। अब देखो कितना हो गया, 19 हो गया, 19 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 7/18 इस सवाल का आंसर आएगा। पहले वाले सवाल का आंसर कितना आना, 7/18 आना है। ठीक है, आज की एसटी ठीक थी, तो जैसे जैसे सवाल बढ़ेंगे अच्छे दिखेंगे आपको। देखो ये सवाल और भी अच्छा सवाल था। ठीक है, तो देखते हैं दूसरे नंबर सवाल क्या है आपका। दूसरे नंबर का सवाल देखना क्या लिखा है। देखो क्या है, ये लिखा है 2 की पावर x, 4 की पावर y, और क्या लिखा है 8 की पावर z लिखा है, और बाकी के हिस्से में कुछ लिखा है, और तुमको z का मान बताना। ठीक है, सुनते हैं। तो पहले ये देखो क्या है, 2 की पावर x लिखा है, जैसे 2 की पावर x लिखो। 4 लिखा है, 4 को ऐसे लिख दो 2 की पावर 2y। अरे 4 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है ना, तो 2y लिख दो। 8 2 का क्यूब होता है, तो 3z लिख दो। इनके आधार सेम है, तो पावर आपस में बराबर कर दो, पावर आपस में बराबर कर। देखो बार बार गलती हो रही है इसमें, ये 2y है और ये 3 है। ठीक है, चलिएगा। आप चाहो तो इन्हें एक जगह लिख सकते हो, या फिर z की जगह ही पूरा सब कुछ लिख दो, जो तुम्हारा मन करे। तो अगर आप 4y लिखना चाहते हो तो 4y की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो ये 2y बराबर लिखा है, तो 4y की जगह 6z लिख सकते हो। अब x की जगह क्या लिखा है, x की जगह 3z के बराबर है, लिखा है कि नहीं, तो तुम 2y 2x बराबर क्या लिख सकते हो, तो ये भी लिख सकते हो 6z। अरे तो 6z यहाँ नोट कर दो दोनों जगह, तो ये आएगा 1 अपॉन क्या आएगा, तो x की जगह लिखा है तो ये आ जाएगा 6z,
और y की जगह भी लिख दो तो 4y की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6z, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8z है। बराबर कितना लिखा है, तो बराबर आपका लिखा है कितना 24 बटे कितना लिखा है 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 6 और 8 ये कितना हो जाएगा 24, इस सवाल का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसे लिखोगे तो ये कितना आ गया 4, इसे लिखोगे तो ये भी 4 आ गया, ये कितना आ गया 3 आ गया, और ये कितना हो जाएगा तो 24 बटे कितना हो जाएगा 7। देखो 4 4 8 और 3 11, 11 का 7 ऐसे क्रॉस गुणा करा दो, ये हो जाएगा 77, और ये आ जाएगा 576 जेड। तो जेड की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 77 बटे 576। देखो कोई ऑप्शन होगा इसमें, अरे ये तीनों आपस में बराबर थे, तो मैं जानता हूँ 4z लिखना है तो 2y का 2 गुना करना पड़ेगा, 2y बराबर 3z। इसको देखो 2y बराबर 3z है, तो 2 गुना करोगे तो 6z हो जाएगा। ये दोनों बराबर में तो 2x, मैंने 2x की जगह 6z लिखा, y वाले में भी लिखा, z ही निकाला, तो z की वैल्यू 77 बटे 576 है। तो इसका बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर। तीसरा सवाल बड़े कमाल का था और है काबिल, क्या मतलब तुम्हारी थोड़ी सी दिमाग की पहचान कराएगा कि हाँ भाई ये सवाल तुम क्या कर सकते हो इस सवाल में, वो देखो क्या लिखा है। सिंप्लीफिकेशन कर बना सकते हो तो बना दो, चलो हम ही लोग देख रहे होते हैं, तुम सॉल्यूशन देखो क्या आगे है। अगर आप इन दोनों हिस्सों को सॉल्व करो, ये एक हिस्सा ये मान लो, एक हिस्सा आपके पास, ये दोनों हिस्सों को सॉल्व करना है। अगर पहले हिस्से को सॉल्व करोगे तो ये आएगा xy + 1 अपॉन y, दूसरा हिस्सा आएगा xy + 1 अपॉन क्या आएगा x, पूरे के ऊपर पावर एक ही है, यहाँ a डाल। दूसरे को लिखोगे तो क्या लिखेगा xy - 1 अपॉन y, यहाँ पे xy - 1 अपॉन x, पूरे के ऊपर पावर क्या आएगी तो b आएगी। देखो ये वाला हिस्सा इससे कट रहा है, ये वाला हिस्सा इससे कट रहा है, ये उल्टे लिखोगे तो ये आएगा x अपॉन y की पावर क्या आएगी a, और यहाँ भी x अपॉन y की पावर क्या आएगी b। तो मैं जानता हूँ कि आधार अगर एक जैसा होता है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इसका वाला आंसर क्या आएगा xy अपॉन a + b। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आपको समझने वाली एक बातों में से एक रही है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, सवाल क्या है, यदि एक द्विअंकी संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के बीच का अंतर 27 है। एक बात और समझ कि जैसे कोई भी संख्या लिखी है xy और इनका अंक पलटने के बाद जो अंतर होता है, तो जो इनका जो अंतर आता है वो हमेशा 9 का मल्टीपल होता है। अंतर हमेशा 9 का क्या हो जाए, गुणज होता है। अगर ये 9 का गुणज होता है तो अंतर में अगर 9 का भाग दे दोगे, अंतर में जब 9 का भाग दे देते हैं तो उससे क्या होता है, इससे अंतर में जब भाग दे देते हैं तो यहाँ पे अंकों का अंतर आ जाता है, अंकों का अंतर आता है। इसका मतलब क्या है, जैसे ऐसे समझो, इसको पहले समझ लेते हैं। जैसे कहीं लिखा है 36, 36 का उल्टा कितना होगा, मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, तुम समझोगे 9 से कट रहा है इसलिए बता रहा है। मैंने बोला 15 ले लो, और 15 का उल्टा लिखोगे तो 51 आ जाएगा, इसको घटाओगे तो 36 आएगा, और 36 कितने से कटेगा ना, अगर बोलता संख्याओं का अंतर 36 है, अंक बदलने के बाद अंतर 36 है, तो इसका मतलब है कि संख्या के अंतर दिया है। अगर 9 से काट दोगे, 9 से काटने के बाद ये आएगा 4, ये 4 क्या है, तो 5 और 1 का अंतर चल रहा है। समझ पा रहे बात? अब देखो सवाल के अकॉर्डिंग क्या था कि अंतर 27 था, सवाल के अकॉर्डिंग अंतर 27 था अंक बदल देने के बाद, और वो कितना होगा, तो 9 का भाग दे दोगे तो अंक का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। और ये अंक का अंतर जो था तो x/, को मान सको तो वो रेशियो 1:2 है। अब इनका अंतर कितने का है, 1 का, 1 की वैल्यू 3 है, तो एक अंक तो 3 आएगा और दूसरा अंक कितना आएगा 6। सवाल में क्या पूछा है, अंकों का योग, तो अंकों का योग 9 बनेगा, अंकों का अंतर 3 और 6 में से 3 जाएगा, तो आंसर इस सवाल का 6 है। अरे भाई अंकों का योग कितना आएगा, अंकों का योग आएगा ये जो तुमने निकाला 6 और 3 9 आएगा, और अंतर कितना आएगा, अंकों का अंतर तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा। इस मतलब 6 में से 3 गया, 9 में से 3 गया, तो 6 इस सवाल का आंसर है। आंसर कितना आएगा 6, 6 इस सवाल का आंसर है। कहाँ भाग रहा है,
6 इस सवाल का आंसर, 4 नंबर इस सवाल का आंसर। 5 नंबर देखो क्या लिखा है, इसको यार समझ लो, ये तो तुम्हारे लायक ही है सब। देखो क्या लिखा है, लिखा है किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 है। अब मैं जो 2-3 बातें बोलूंगा वो समझ लो, ठीक है। पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है कितना, 16 है। अगर 2 साल का 2 ईयर का सीआई और एसआई का अंतर दिया है तो उसके लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट को 2 बार लिख के कैलकुलेट करो। अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे तो जो चीज चाहिए होगी, मूलधन जो भी चाहिए वो सब आ जाता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, अंतर कितना दिया है, 16, मूलधन आपको निकालना है, रेट 10% है, इसकी जगह पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से मूलधन तुम निकाल सकते हो और मूलधन आ जाएगा 1600 रुपये। मूलधन आएगा आपका 1600 रुपये। पर उसने ये क्या बोला है, देखो आगे देखो, यदि ब्याज प्रति छमाही देय हो तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, यह आपको बताना है। अब इसका मतलब है कि अगर चीजें छमाही पे कैलकुलेट करनी है, मैं इधर लिख रहा हूं, अगर चीजें छमाही पे कैलकुलेट करनी है तो पहली बात तो रेट आधी हो जाएगी, और रेट आधी होगी तो 5% हो जाएगी। टाइम 2 साल का है और 2 साल का छमाही के हिसाब से कितनी छमाही बनेगी, तो 4 बार पैसा उसको देना पड़ेगा। अब देख लो, इस पे एक बात और समझ लेते हैं कि अगर ईयर बहुत बढ़ जाए तो हम रेशियो मेथड पे सॉल्व करना स्टार्ट करें। रेशियो मेथड पे सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो 3 ईयर की बात करता है तो 3 ईयर के रेशियो 3:1 डालो, 2 ईयर की बात करता है तो उसके रेशियो 2:1 लो, 4 ईयर की बात करेगा जैसे इसमें दे रहा है तो उसके रेशियो 4:6:4 इस तरह, ठीक है। अगर इसमें पहले वाले हिस्से को छोड़ दिया जाए, मतलब इस पहले वाले हिस्से को अगर हम छोड़ दें तो जो बाकी के हिस्से जो बचते हैं अपने पास, ये सीआई और एसआई का रेशियो बताते हैं। अच्छा नहीं, ये सीआई और एसआई का अंतर बताना स्टार्ट कर। देखो इस सवाल में बहुत सारी बातें थी समझने के लिए। पहली बात तो ये कि तुम्हें मूलधन निकालना आना चाहिए, तो तुमने मूलधन निकाल दिया। मूलधन बनेगा कितने रुपए, 16 रुपए। इस 1600 रुपए को छमाही के हिसाब से देना है, 2 बार में 10% की रेट थी। इसका मतलब है कि तुम्हें 10% मतलब 5% का पैसा जाएगा और 4 बार उसकी ब्याज देनी पड़ेगी। अब मुझे सीआई एसआई का अंतर चाहिए तो मैं इस रेशियो को यूज करूंगा। कौन से रेशियो को यूज करेंगे, इस वाले रेशियो। अब देखो कैसे लिखते हैं इस रेशियो को, आगे बढ़ाता हूँ। देखो क्या लिखना, मेरे पास रेट 5% है, 5% को लिखेंगे 1/20, ठीक है। देखो 4 बार अगर लिखना है तो मूलधन लिखना आना चाहिए, तो मूलधन जब लिखते हैं तो इसके ऊपर पावर 4 लगा देंगे। 4 लगाओगे तो ये बनेगा 16 और इसके ऊपर 0 आ जाएंगे 4। मुझे सीआई और एसआई का अंतर चाहिए, रेशियो के हिसाब से बना रहा हूँ भाई। तो ये रेशियो, ये लास्ट वाले 3 रेशियो यूज करेंगे, पहले वाले को छोड़ देंगे। तो पहला वाला जो छोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6, 4 और। अब देखो लिखने का तरीका क्या है, पहला इसके नीचे 1 लिखते हैं, यहाँ पे पावर ऐसे लिख लो तो तुम्हें थोड़ा सुविधा होगी। इस पे ये देखो आधार कितना है, 20, आधार 20 है, यहाँ 20 की पावर 0 लिखेंगे, यहाँ 20 की पावर 1 लिखेंगे, यहाँ 20 की पावर 2 लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। लिखोगे तो ये हो जाएगा 400, 400 का 6 में गुणा कराओगे तो 2400, यहाँ कराओगे तो 20 चौक 80 और यहाँ गुणा कराओगे तो 1। इसका मतलब 2481 रुपये बनने चाहिए, यही कोई आंसर आ रहा होगा। अब देखो इधर, अब मुझे आंसर चाहिए तुम्हारे हिसाब से 16 पे 4 जीरो, उधर कितना है 16,000, 3 जीरो से 3 जीरो कट रहे, एक ये, तो 1 की वैल्यू 1/10 आएगी, नीचे चला जाएगा। और इतने की वैल्यू क्या होगी तो 10 का भाग दे दो, सॉरी 1600 था, 2 हटेंगे, 2 जीरो आएंगे नीचे, नीचे 100 का भाग दे दो। जैसे ही 100 का भाग दोगे तो आंसर आएगा 24.81। 24.81। देख रहे हो, सवाल है, काबिल सवालों में से रहा है ये 5वां। तो इसका आंसर क्या आना है, 24.81 आएगा। समझने वाला सवाल था, देख लेना, इसको जरूर नोट कीजिएगा।
अगला क्या लिखा है देखो, ये सिंपल है, ये तो बन जाना चाहिए आपसे, सिंपल सवालों में से एक रहा है। देखो क्या है, ये लिखा है 1 वर्ष पूर्व समीर और सुधीर की आयु का अनुपात 4:5 है, 1 वर्ष बाद ये हो जाता है, तो दोनों की वर्तमान आयु बताओ। ये सिंपल होता है, तो इसको ऐसे बना लो, 1 वर्ष पहले का रेशियो क्या है, 1 ईयर पहले और 1 वर्ष बाद, दोनों का रेशियो लिखो। ये 4 और 3 है, यहाँ पे 5 और 4 है। यहाँ पे जब भी सवाल बनाना होता है गुरु, तो हम लोग गैप देखते हैं, यहाँ का गैप 1 का, यहाँ का भी गैप 1 का। अगर गैप दोनों जगह के समान है तो यहाँ से ईयर पे डायरेक्ट काम करें। यहाँ पे भी 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 1 बढ़ रहा है। ईयर देखो 1 साल पहले से 1 साल बाद तक 2 साल का गैप आ जाएगा, इस 1 का मान 2 आ जाएगा, इस 1 का मान 2 आ गया। अब देखो यहाँ से सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो 4 की वैल्यू आएगी 8 और 3 की वैल्यू आएगी कितनी, 3 की वैल्यू आएगी 6। ये हो गया। अब हमें तो ये वाली तो 1 साल पहले की थी ना, तो वर्तमान की एज क्या होगी, तो वर्तमान की एज 9 और ये होगी 7, इसका मतलब टोटल वैल्यू कितनी आएगी 16 इस सवाल का आंसर रहा होगा 6 का। ठीक है, 7 नंबर सवाल देखते हैं क्या, 7 नंबर सवाल समझना। 7 नंबर सवाल में क्या, ये लिखा है एक ट्रक है और अमुक समय में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करता है और समान समय में ट्रक को 36 किलोमीटर दूरी तय कराने के लिए बाइक की औसत गति क्या होगी। ये बाइक लिखा है, चलो कोई बात नहीं, वो नाम बदल दो। अब देखो क्या है, पहले तो इसका टाइम ही निकाल लो, 36 किलोमीटर कम दूरी तय करनी है, तो पहले टाइम अगर आप इसका निकालोगे तो 420 किलोमीटर की दूरी है, 70 की स्पीड है, तो तुमको लगने चाहिए 6 घंटे का समय। अब दूरी 36 किलोमीटर कम चलनी है, टाइम बताना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 36 किलोमीटर की दूरी जो कम चलनी थी उसको 6 घंटे में तय करोगे, तो इसका मतलब है 6 घंटे में ना 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल कम करनी पड़ेगी, बस इतनी चाल कम चलनी पड़ेगी। तुम्हें पता था कि तुम्हारी पहले चाल 70 थी, तुमने 6 की कम कर दी, तो इसका मतलब आंसर कितने किलोमीटर पर घंटा रहा होगा, वो 64 रहा होगा। पूरा सवाल नहीं सॉल्व करना, 64 पे पहुंचे यही। आगे बढ़ते देखो क्या, 8 नंबर सवाल देखो। 8 नंबर जब देखोगे तो क्या है, देखो सवाल, कुछ आदमी एक कार्य को 100 दिन में पूरा कर सकते हैं, किंतु ये 10 आदमी कम हो जाएं तो कार्य पूरा करने में 10 दिन अधिक समय लगता है। अगर 10 दिन अधिक समय लग रहा है, यहाँ 100 दिन ले रहे हैं, तो देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, मैन और डे का रेशियो हमेशा उल्टा चलता है। जिस रेशियो में आदमी होंगे उसके उल्टे रेशियो में दिन चलते हैं, तो दिन का रेशियो आप बना लो। तो पहले दिन का रेशियो बनाओगे तो पहले 100 दिन लग रहे थे, अब 10 दिन ज्यादा लगेंगे तो 110 हो गया। तो मैन का रेशियो क्या आएगा, तो जो काट दोगे तो मैन का रेशियो ये 10 था, तो ये आएगा तुम्हारा 11 अनुपात कितना आ जाएगा 10। अब देखो आदमी कितने कम हुए 10, तो इसका मतलब है अंतर कितने का चल रहा है 1 का, और यहाँ अंतर कितने का है 10 का। शुरुआत के आदमी चाहिए तो आप बोलोगे 11 का 10 में गुणा करा दो, एक्चुअली में जो आदमियों की शुरुआत की संख्या रही होगी वो 110 है। ठीक है, 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखते हैं, 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, आगे देखो क्या है। 9 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है, 120 कुर्सियां हैं, 120 कुर्सियों को 440 रुपए प्रति कुर्सी की दर से खरीदा और इसमें से 30 कुर्सी 60 रुपए प्रति कुर्सी के लाभ पे बेचेगी, 75 कुर्सियां 80 रुपए पे बेचेगी और शेष कुर्सियां तुम्हारी क्या हुआ है 36 रुपए प्रति कुर्सी की हानि पे बेचेगी। तो प्रति कुर्सी का औसत लाभ बताना है। तो तुम ऐसा करो कि 120 जो लिखा है इसको रेशियो में लिखना पसंद करो। पहला कितना है 30, अगला कितना है 75, तो बचेंगे कितनी 15। रेशियो में डाल दो इनको, इसको भी रेशियो में डाल दो 8, ये 5 से काटोगे कितना 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30 और ये 5 बार ये 1। इस रेशियो में ये लिखी गई। अब देखो शुरू की 2 कुर्सियां जो है 30 मतलब 2 वाला ये रेशियो 60 रुपए के हिसाब से लाभ हुआ है, तो टोटल लाभ 120 रुपए होगा।
दूसरा 75 कुर्सियां 80 रुपए के लाभ पे गई हैं, तो 5 गुणा 80 कर दो तो रुपए बन जाएंगे कितने, 400 रुपए का लाभ हुआ। शेष कुर्सियां 36 रुपए की हानि के हिसाब से गई, ये ध्यान रखना। तो कितनी है, एक का गुणा 36 में कराओगे तो 36 रुपए की हानि होगी। टोटल रुपए देख लो तो ये बनेगा 520, 520 में से 36 घटा दो, जब घटाओगे आप देखो 500 में से 20 घटा दो, 500 बचेगा, फिर 10 घटा दो 90 बचेगा, फिर 6 घटा दो तो ये 500 484 बचेगा, ठीक है। और इस 484 रुपए का लाभ होना चाहिए। अब ये लाभ कितने लोगों में बांटना है, तो टोटल 8 थे, 8 में बांटोगे तो ये आएगा 60.50 इस सवाल का आंसर आएगा। 60.50 कहीं है, ये बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर। वैसे मत लगाना, ये इस वाली लाइन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। हमें तो लाभ चाहिए था, ये लाभ जहां लिखा है वहां यूज कर लो बस, ठीक है, बेचने की जरूरत नहीं है इसको। अगला सवाल देख लो, ये सिंपल है सवाल, ये तो क्लासों में भी कराया है कई बार। देखो क्या लिखा है, जब ऐसी वैल्यू अगर 10 की दे रखी तो 10 की ये वाली वैल्यू कितने डिग्री पे होती है, 30 डिग्री पे, और √3 कितने पे होती है, 60 डिग्री पे। इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है, और a माइनस बी की जो वैल्यू है वो आपकी 30 डिग्री है। कैलकुलेट कर सकते हो, कर दो। तुम्हें क्या चाहिए, a और b के मान चाहिए। a चाहिए तो तुम जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा, और 90 आएगा तो इसका मतलब है 90 का आधा कितना आ जाएगा, 45, ठीक है। अगर b चाहिए तो दोनों को घटा दो 30, और 30 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। एक आंसर 45 होगा, एक 15 होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए आएगा, ठीक है। 11 नंबर सवाल देखो क्या है, 11 नंबर सवाल देखो। आप एक बात अब आप जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन कहीं देख भी रहे होते हैं तो ये बात आप डायरेक्ट यूज किया करो। जैसे 1/√2 कहीं लिखा है तो इसको नीचे से हटाने के लिए इसको ऊपर पहुंचा दो, और नीचे वाले से क्या कर लो, इससे रूट हटा दो। तो जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसको ऐसे ही यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते सवाल कैसे चला होगा। पहले तो 30 60 90 वाला डायग्राम बना लो। डायग्राम कैसे बनेगा वो, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है ये, सिंप्लीफाई करते हैं इसे। बोला एक समतल मैदान पर खड़ी एक टावर की परछाई सूर्य के उन्नयन कोण से 60 डिग्री से 30 डिग्री बदलने पर 50 मीटर लंबी हो जाती है। मतलब तुम 60 पे खड़े थे, 50 पे पहुंचोगे तो ये 50 मीटर का गैप आ जाएगा, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई बताओ। पहले तो 60-30 का मैंने रेशियो कई बार बताया। 60 के सामने कितना आता है, √3। यहाँ पे एंगल कितना होगा, 30। इस एंगल के सामने कितना आ जाएगा, 1। 60 के सामने √3 होता है तो ये वाली वैल्यू कितनी होती है, 1। और ये पूरा हिस्सा कितना होता है, तो ये पूरा हिस्सा कितने के बराबर होता है, 3। अब ये बताओ, ये दूरी √3 है, ये दूरी कितनी है, 1 है। ये पूरी दूरी कितनी है, 2 है। तो ये बताओ बीच वाली दूरी कितनी बचेगी, 2। मतलब 2 और 1 3 हो रही है, ये 2 बचा। इस 2 की वैल्यू कितने के बराबर है, 50 के बराबर है। 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 25 के। ऊंचाई कितनी है, √3। तो √3 का मान क्या होगा, तो 25 √3 इस सवाल का आंसर। 30 60 मतलब 60-30 वाला ये मैंने ग्राफ बताया आपको कई बार। ये वैल्यू √3 होती है, 1 होती है, पूरी कितनी होती है, 3 होती है। इस रेशियो में ये चल रहे होते हैं। और ये भी बताया था कि हाइट का रेशियो उनके आधार के गुणनफल के बराबर होता है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तब भी आ जाएगा, बट आप इस डायग्राम पे बनाना तो जल्दी बन जाएगा। ये 30 के सामने 1 लिखो, 60 के सामने √3 लिखो, और जो लिखा है बस उसको कैलकुलेट कर दो। तो ये दूरी 1, ये पूरा हिस्सा 3 आता है। तो 1, ये 2 और ये √3। ये गैप कितने का, 2 का। तो 2 की वैल्यू 50 है तो 1 का मान 25 हो जाएगा, और √3 का मान कितना आएगा, 25 √3। तो इस सवाल का आंसर कौन सा होगा। अब देखो एक बार बात, अच्छी बात ये थी कि 30 60 90 वाले रेशियो में जब भी ऐसा होता है तो √3 ऊंचाई के तौर पे कहीं ना कहीं यूज ही हो रहा होता है। अब इस पे भी दिमाग लगा लो। अगर √3 यूज ही हो रहा था तो आप डायरेक्ट भी देखना चाहते हैं तो पहली बात है ए ऑप्शन कट जाता, क्योंकि यहाँ √3 नहीं है। ये भी ऑप्शन कट जाता है, ये भी कट गया, ये भी कट जाता। तो इसका आंसर यही आता। अगर आपको सही और अप्रोच लगाते तो आंसर यही आ रहा होता, तो ये भी नहीं बनाना। आगे बढ़ लेते हैं, देखो क्या 12 नंबर सवाल देखो क्या बोला गया। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए, इनमें से कुछ धनराशि 4% पे और कुछ 5% पे
और उसको साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। 1 वर्ष में 700 रुपए ब्याज मिलता है। 4% वाली राशि आपको बताऊंगा, 4% वाला ब्याज। ठीक है, आप ऐसा करो कि 16,000 रुपए आपको चाहिए और 2 जगह बांट रहा है, एक जगह 4% पे और एक जगह 5%। या तो आप ब्याज को कन्वर्ट कर लो, अगर ब्याज को नहीं कन्वर्ट करना चाहते तो यहाँ से ब्याज निकाल दो। अब तुम ऐसा करो 16,000 का 4% निकालो। जब 4% निकालोगे तो 2 जीरो कट चुके होंगे, तो इसका मतलब ये आएगा कितना, 640 रुपए। और 5% निकालोगे तो ये 2 जीरो फिर कटेंगे तो ये रुपए बनेंगे कितने, 800। अब ये अगर 4% पर पूरे रुपए अगर देता तो 640 रुपए ब्याज बनती, 5% पर देता तो 800 बनती। ना तो 640 है ना 800, बनी कितनी है, 700। तो बीच में 700 डाल दो। यहाँ से दोनों के धन का अनुपातिक मान देख लो। जैसे ही देखोगे तो ये अंतर कितने का आया, 100 का आ गया, और ये अंतर कितने का आ गया, 60 का आ गया। तुम ध्यान से देखोगे तो ये इससे कटेगा तो ये 5 बार और ये कितने बार, 3 बार। अब देखो टोटल धन कितना हो गया, 8 नहीं है वहां पे, कितना है 16,000। तो 1 का मान कितना आएगा, 2,000, और 1 का मान 2,000, तो 5 का मान कितना आएगा फिर, तो 5 का मान आ जाएगा कितने रुपए, 10,000। 10,000 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सी। 13 नंबर सवाल देखो क्या है भाई। अरे ये सवाल बहुत बेकार सवाल है, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत बेकार है। ऐसे सवाल बहुत कम दिखेंगे, बट कभी दिख जाए तो देख लेना। बोला गया अरुण ने 38,000 रुपए के निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 महीने बाद 55,000 रुपए की पूंजी लगाकर बुकुल उसके साथ हो गया और वर्ष के अंत में 22,000 रुपए का लाभ हुआ। तुम जानते हो, एक बात ये पता है आपको, बताया होगा कि जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल इनटू टाइम के बराबर होता है। अगर किसी का लाभ होता है वो पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऐसा करो, 2 लोग हैं, उनके प्रॉफिट का रेशियो देख लो। प्रॉफिट का पहले ने कितने लगाए, 38,000, दूसरे ने कितने लगाए, 55,000। ठीक है, 5 महीने बाद दूसरा शामिल हुआ है, इसका मतलब पूरे साल में कितने महीने के लिए लगे होंगे, 7 महीने के लिए। इसके कितने लगे, 12 महीने। अब देखो 0 से 0 सब कटते चले जाएंगे। इसको गुणा कराओ तो ये कितना आएगा, 12 × 96, और ये 12 × 36, 36 में 10 जोड़ते तो कितना, 46, 45, मतलब ये आएगा कितना, 456 प्रॉफिट का रेशियो। और इधर का रेशियो कितना आएगा, तो ये 35, और 35 और 3 कितना हो गया, 38। टोटल रुपए देखो कितने बन रहे हैं, तो टोटल रुपए बनेंगे 6 और 5 11, और ये कितना हो गया, 8 5 13 और 1 14, और 4 3 7 और 1 8, मतलब टोटल प्रॉफिट है कितना, 841 रुपए। तुम्हें दोनों के लाभ का अंतर चाहिए, तो दोनों के लाभ का अंतर अगर आपको चाहिए तो ये कितना है, 1 और 7 71 रुपए का अंतर है। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सवाल खराब क्यों है, क्योंकि टोटल रुपए 841 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ कितना है, 22,000 का। अब मैंने जब इसे कैलकुलेट किया तो ये इससे कटेगा कितने बार, 26.15 बार जा रहा है। अब इतना आइडिया हम लोग लगा नहीं पाते, तो आप भाग दें तो जनरली 26 पॉइंट कुछ जाएगा। और आंसर कितने का चाहिए, 71 का। तो अगर 71 का इसमें गुणा कराओगे तो आंसर आएगा 1857 दशमलव कुछ आ रहा हो। उसने अप्रोक्सीमेट नहीं दिया है, 1857 दे दिया। तो यहाँ पे आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसलिए ये सवाल थोड़ा सा बेकार था। ऐसी कैलकुलेशन बहुत कम दिखती है। तो आंसर आना है कितना, 1857। 14 नंबर सवाल देख लो क्या है। 14 नंबर सवाल देखोगे तो 14 नंबर सवाल में लिखा क्या है, देखो लिखा है, एक हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस की चालक 12, 4 और 3 के अनुपात में यातायात के साधन कुल 4.5 घंटे का समय ले रहे, और ये पूरी दूरी है, हवाई जहाज के द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। तो पहले तो ये देखो 12 ये लिखा है, इधर कितना लिखा है, 4.5, 4.5 का मतलब कितना हो गया, 9/2। ठीक है, कितना हो गया, 12 का 9 में गुणा कराओगे तो 108 हो गया। 108 का आधा लिखोगे ये आएगा कितना, 54। चलो अभी देखते हैं। अब पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो दूरियां देख लो, पहले चाल दे रखी है, चाल किस रेशियो में दी है, तो चाल दे रखी है 12, 4 और 3। समय कितना है, समय सबके पास 4.5 घंटे। ठीक है, तो ऐसा करो पहले सबको जोड़ लो तो यहां से दूरी मिल जाएगी। अगर पहले वाले को 4.5 घंटे चलाओगे तो पहले सबको जोड़ लो, 4 3 7, और 7 और 12 कितना हो जाएगा, 19। 19/2 हो जाएगा, सॉरी 19 हो जाएगा।
और टाइम कितना, 4.5, तो ये कितना आ गया 9/2, ये दूरी होगी। यहां से हिसाब से दूरी कितनी है, 180 इधर और 120 इधर, तो कितना हो गया 300, और 300 में 270 जोड़ोगे तो ये दूरी आएगी 500। यहाँ पे सबके साथ x मान लेते हैं तो थोड़ा सा फायदा चल रहा होता है, x की वैल्यू आ जाएगी। ये कटेगा कितने बार, 30 बार। ये कितने बार जाएगा, तो ये कटेगा 3 से 10 बार, और ये 3 बार। तो x का मान आ जाएगा 20/3। ठीक है। अब तुम्हें चाल क्या क्या चाहिए, चाल चाहिए। चाल कितनी है, 12। ये आएगा 12 गुणा 20 बटे कितना आ जाएगा 3। ये 3 से कट जाएगा 4 बार। कहीं गलती हुई है देखो, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। देखो हवाई जहाज, ट्रेन और बस की चाल का अनुपात ये दिया है, तो चाल का अनुपात दिया है 12:4 अनुपात कितना दिया है 3। और इन यातायात के साधनों से कुल 4.5 घंटे में 180 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 270 किलोमीटर की दूरियां तय की जाती है। अगर चाल टोटल देखोगे तो क्या बनेगी, 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 और 3 19, और हर एक के पास टाइम उतना ही है, तो इसको लिखोगे तो 9/2 आ जाएगा। इसके साथ x लिख दिया। टोटल दूरी कितनी है, तो टोटल दूरी 300, 570 लिखा तो सही है। अब यहां से जो आपको मिलेगा आंसर, तो वो कितना मिलेगा, 19 से ये कट जाएगा 3 बार, 19 दिया 57, ये 3 से 3 बार, और ये 3 से कितने बार 10 बार। x की वैल्यू आएगी 20 बटे कितनी आ जाएगी 3। ठीक है। अब बोला है हवाई जहाज की चाल बतानी, तो हवाई जहाज की चाल थी कितनी, 12, और कितना लिखा है 4.5, और कितना लिख दो 20/3। ये इससे कितने बार जाएगा 3 बार, ये 3 से कितने बार 6 बार, 36, 18, 18 दूनी कितना हो गया 36। इसका आंसर आ रहा होगा कितना, 360 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर वाला सवाल आपका लिखा है, किसी परीक्षा में ए, बी और सी 3 विषय हैं और एक छात्र ने प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और 20% छात्र विषय ए में, 22% छात्र विषय बी में, और 16% छात्र सी में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो बताओ संपूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों की संख्या किस किस के बीच में आएगी। ठीक है, तो पहले फेल वाले देख लो। टोटल देखना है तो इसका यूनियन निकालना पड़ेगा। ए यूनियन बी यूनियन सी कितना दिया है, तो एक जगह दिया है 20, एक जगह 22 दिया है, और एक जगह कितना दिया है 16। जब जोड़ोगे तो फेल वाले 58% होंगे। तो इसका मतलब 58% फेल वाले, पास वाले प्रत्येक विषय के हिसाब से कम 42% लड़के पास होने चाहिए। अगर 42% पास होंगे तो 42% पास होने का मतलब है कि ये 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। अब आंसर ए होगा या बी होगा, अब देख लेते हैं, या तो 84 या 86। जब ऐसा अगर कुछ होता है, अब हमको मैक्सिमम चाहिए तो इनका इंटरसेक्शन निकाल लो। और जब इंटरसेक्शन निकालोगे तो देखो इनके फेल होने वाले की संख्या देखते हैं, तो जो अंकों में जो सबसे छोटी होती है उसके ऊपर देखते हैं कि मिनिमम कितने फेल हो सकते हैं। तो मिनिमम कितने फेल हो सकते हैं 16, तो इन सबका इंटरसेक्शन कितना आएगा 16। अब बताओ 16 अगर इंटरसेक्शन आ रहा है तो पास होने के लिए मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, तो 100 में से 16 घटा दो, और 100 में से 16 घटाओ तो कितना आएगा 84। इसका मतलब इनकी रेंज 42 से कहां तक आएगी 84 के बीच में। ये ऑप्शन हो गया। ये सवाल किसका है, तो ये जनरली जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देख रहे होते हैं, या फिर हम लोग उसमें देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी में कभी कभी पूछ लेते हैं। अगला देखो क्या 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल देखो कि क्या लिखा है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिला दिया जाए। मैंने हमेशा बोला है इस बात को कि कभी भी मिश्रण में जो चीज मिलाई जाती है उस पर जरूर फोकस किया करो। 6 लीटर पानी मिला रहा है, दूध और पानी का अनुपात हो जाता है, तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी,
ठीक है, दूध की मात्रा आपको चाहिए, देख लेते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर पानी मिला रहा है तो दूध की मात्रा कांस्टेंट रही होगी, पहले उसका अनुपात लिख लो। अब देखो दूध की मात्रा का अनुपात कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। आप बोलोगे 4 दूध है, कितने में, 4 और 3 7। दूसरे में दूध कितना है, 8, कितने में, 15। रेशियो लिखोगे तो 15 चौक 60 हो जाएगा, और 8 7 कितना हो जाएगा, 56। कट सकता है तो काट दो, 4 से कटेगा 15 बार, और 4 से कटेगा ये कितने बार, 14 बार। इसका मतलब है कि इनकी मात्रा का अनुपात आएगा 14:15। तो टोटल मैंने बताया है कि टोटल जो होता है इनकी मात्रा का उल्टा होता है, तो 14 अनुपात कितना हो जाएगा, 15। अब देखो इसका मतलब ये हो गया कि पहले टोटल 14 रहा होगा, अब टोटल कितना हो गया, 15। कब हो गया, जब 6 लीटर तुमने पानी मिला दिया। तो एक पानी तुम्हारे हिसाब से यहाँ मिला है, एक की वैल्यू कितनी लिखी है, 6। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो टोटल वैल्यू हमारी होगी 14 गुणा 6, मतलब टोटल मात्रा आएगी 84 लीटर। ठीक है, अब मुझे तो पूरी मात्रा थोड़ी, मूल मात्रा में दूध की मात्रा चाहिए, तो दूध की मात्रा कितनी थी 84 में, अनुपात के हिसाब से 4, और टोटल कितना था 7। 7 से काट दो, 12 7 84। इसका मतलब है कि शुरुआत में दूध की मात्रा कितने लीटर रही होगी, 48 लीटर रही। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 48 लीटर इस सवाल का आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल सिंपल था, इसे आप देख ही सकते थे। 17 नंबर सवाल को क्या है, 17 नंबर सवाल देखो। यह एक नल किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा 18 घंटे में खाली कर सकता है, एक साथ खोल दिए हैं। सिंपल सवालों में से एक रहा है, जो भरता है उसे पॉजिटिव मानते हैं, जो खाली करता है उसे नेगेटिव मानते हैं। दोनों को एक साथ खोलना है, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 36। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 2 की, और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 3 की, उसकी 2 की होगी। दोनों को एक साथ खोलोगे तो कैपेसिटी बनेगी 1 की। तो बताओ टोटल समय कितना लगेगा, तो 36/1, इसका मतलब 36 घंटे का समय लगेगा। इस सवाल का आंसर कितना आ रहा होगा, 36 आ रहा है। 18 नंबर सवाल देखो, देखो क्या है। ये तो सर्कल का सवाल है, बताया है मैंने, बन जाए तो अच्छी बात है। सिंपल सवालों में से एक है, टाइम नहीं लगना चाहिए इस सवाल। इसमें जब भी ये सवाल आता है तो तुम ऐसे समझो, ये सर्कल है, ये सर्कल की क्या होगी, जीवा होगी, ये सर्कल की क्या होगी, टेंजेंट होगी। ये एंगल कितना है, थीटा। तो इसके द्वारा परिधि पर बनाया गया एंगल भी क्या होता है, सेम होता है। तो सेम एंगल होता है। इस वाले को हम लोग एक टेंजेंट के नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, टेंजेंट थ्योरम इसको नाम है। अब बात आती है सेंटर पे कितना बनेगा, तो सेंटर पे आप जानते हो, सेंटर पे इसका 2 गुना बनेगा। अब इसके हिसाब से ये 38 है, तो इसका मतलब ये एंगल 38 आएगा, और ये 38 दूनी कितना आएगा, तो ये 76 आएगा। हमको ये नहीं चाहिए, हमको बाहर वाला एंगल चाहिए। अगर बाहर वाला एंगल चाहिए तो तुम 360 में से 76 को क्या कर दो, माइनस। जब 76 को माइनस करोगे तो आपको ये समझ में आ रहा है 76 तो आने से ना, ठीक है। इसमें से अगर इसे घटाओगे, 360 में से 60 घटाओगे 300, फिर 10 घटा दो, कितना बचा, 290। 290 में से 6 घटाओगे तो 284। इस सवाल का आंसर है। 19 नंबर देखो क्या है, ये देख लो। ये सवाल छोटा है पर बहुत मेहनत कराएगा तुमसे। क्या है वो देखो। 75 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कैनवास से 14 मीटर ऊंचाई और इतने फर्श के क्षेत्रफल वाले शंकु के टेंट के लिए कैनवास की लंबाई बताओ। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है। पहली बात तो यह कि अगर आपकी कहीं 2D आकृति है कोई भी, और 2D से आप 3D में जाते हैं, तो 2D आकृति का क्षेत्रफल और 3D आकृति का CSA, इन दोनों को बराबर रखना होगा। मैं तुमसे बोलता कि आयत से बेलन बनाना है, तो इसका मतलब आयत का एरिया बेलन के CSA के बराबर होगा। ये दिमाग में रखना है, पहली बात तो यही है। अब अगर आपने शंकु बनाया, उसकी ऊंचाई दी है, फर्श का क्षेत्रफल दिया है, उसने बोला नहीं है, पर मेरा मानना यह है कि आपको सवाल में ऐसे सोच के चलना चाहिए।
कैसे कि जो कैनवास बनाना था शंकु के आकार का, तो वो कैनवास ऐसे रहा और इस शंकु की ऊंचाई 14 दे रखी है। अगर इसकी रेडियस मिल जाए तो एल मिल जाएगा, और हमको क्या चाहिए, जो 75 सेंटीमीटर वाला जो था तो उसका क्षेत्रफल इसके पाई आर एल के बराबर करना है, तब जाके तुम्हें इसकी लंबाई मिलेगी। अरे भाई जो कैनवास है वो उसका जो इसके आकार का है तो उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई होगी, इसमें बदलना है तो उसका सी एस ए क्या होता है इसका, तो इसका सी एस ए होता है पाई आर एल। अब तुम्हें सिर्फ क्या पता है, तुम्हें इसमें से सिर्फ और सिर्फ ना तो हाइट कुछ नहीं पता है, ना तो आर पता है ना एल पता है, पहले आर निकालो फिर एल निकालो, तब जाके सवाल सॉल्व होगा। अगर इन दोनों को आप सॉल्व भी करना चाहते हो तो उसके लिए देखो उन्होंने कुछ बोला है, इसको 14 बोल दिया है, कोई बात नहीं है, तुमको दिया है एरिया। एरिया क्या दिया है भाई, तो एरिया दिया है 346.5 ये वाले हिस्से का, और ये किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। 346.5 इसकी वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। पॉइंट हटा के नीचे 0 आ गया, ये कट जाएगा 10 आ गया, काट दो इसे 5 से अगर इसको काट रहे होगे तो क्या आएगा, तो ये 5 से 5 6 30 5 7 35 तो मतलब 6 बार गया, कितना बचा 6 5 में 45 हो गया, 5 3 15 हो गया, ये 5 से कितने बार गया 2 बार। ठीक है, अब इधर देख लो, ये इसको काट दो 22 से, तो 22 दिया 66, कुछ गलत काट दिया क्या, देखो देखो इसका आंसर क्या चल रहा होगा, नीचे करके आते हैं, सही लिखा है कि नहीं, 546 346 दशमलव कितना लिखा है, सही है। पहले तो इसे पॉइंट हटा के नीचे है, 5 से काटो तो 5 30 बचेगा 4 5 6 45 1 5 दिया 15। ठीक है, 5 से कितने बार गया 2 बार, ये काट दो इससे कितने बार, 11 से काटो, ये 22 से नहीं कटेगा, 11 से काटो, 11 से काटो तो 11 से काटो तो 11 से कितने बार जाएगा 6 बार, 11 से 66 और 11 दिया 33, ये कितने बार गया 2 बार। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर गुणा करा दो, तो r बराबर आ जाएगा 63 गुणा 7/4, ये कितना आएगा, तो ये 441/2, अर्थात रेडियस आएगी 21/2। अगर रेडियस 21/2 आ रही है, इसको जब भाई सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 17.5, ये कुछ आ रहा है 17.5 आएगा, ये 7 बार, ये 3 बार 21, तो ये 7 से 2 बार, ये 7 से 3 बार, ये 3 2 6, ये 4। ठीक है, 4 और 3 5 आएगा। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं इसको, 5 आगे बढ़ते हैं, ये सवाल में था दम कुछ। अब मुझे चाहिए इसका एरिया, तो लंबाई पता नहीं है, 0.75 का मतलब है 75 सेंटीमीटर, तो 75/100 लिखो, और इसका सी एस ए कितना होगा, तो 22/7 लिखो, और रेडियस कितनी है 21/2 है, और क्या दिया है, तो ये दिया है 17.5, सही निकाला है 17.5, 17.35/2। कहाँ गया, इसको 17.2 लिखना है, कहाँ गया, इसको 17.5 ही 35/2। यहाँ से जब L को कैलकुलेट करोगे तो बनेगा 17.5 है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये काटोगे तो ये 7 से कितने बार गया 3 बार, ये 3 से कितने बार गया 11 बार, 1 0 से 1 0 इधर कट गया। ठीक है, और कुछ बचा, तो 25 से 5 से 25 से कट जाएगा, 25 दिया 75, मतलब यहाँ से सब कैलकुलेट करके लंबाई निकालोगे तो 770 मीटर आएगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना आना है, देख लो, इस सवाल का आंसर आना है कितना, तो 770। 20 नंबर सवाल, 20 नंबर तो तुम बना सकते थे, सिंपल सवालों में से एक है। देखो क्या लिखा, क्या है लिखा है, tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर 1 तो 45 आ जाएगा, यहाँ 45 की वैल्यू रख दो, 8/sin 45 √2 होता है, cos 45 भी √2 होता है, अपॉन
साइन क्यू करोगे तो 1/2√2 आ जाएगा, और यहाँ लिखोगे तो 2/2√2 आ जाएगा, और 7 कितना आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 13/√2 आ गया, और नीचे अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 13/2√2, ये बनेगा, ये इससे सब कट जाएंगे, ये 2 ऊपर आ जाएगा। काट पीट के इस सवाल का आंसर 2। 21 नंबर सवाल देखो, 22 नंबर पे आ गए क्या, 20 21 5 कोई बात नहीं, 22 नंबर ही देख लो, 21 नंबर देख लो, 21 में ये अरे देखो क्या लिखा, 21 से 25 4 सवाल है। कॉलेज क्यू में कला, कॉलेज क्यू ये पहला वाला कला है, दूसरा विज्ञान है, तीसरा वाणिज्य है। कॉलेज क्यू में कला में छात्र लेने वाली संख्या, तो क्यू में कला के छात्र कितने हैं, 50, 1 2 3, ये हाँ ये 50 क्यू में। बोला गया है कॉलेज पी और आर में मिलकर कला में लेने वाले छात्रों की संख्या से कितने हजार कम है, तो क्यू पी और आर में कितने 22.5, और आर में कितने हैं 40, इसका मतलब है ये 62.5 है। कितने का अंतर चल रहा है, 12.5 का अंतर चल रहा है। 21 नंबर आ गया। 22 नंबर देख लो, 22 नंबर देखोगे तो क्या बोल रहा है सवाल, देखो 22 नंबर बोल रहा है कॉलेज यू में कला विज्ञान और वाणिज्य में कुल छात्रों में वाणिज्यों की प्रतिशत संख्या कितनी है, तो यू देखो, यू पकड़ लो, तीनों का देखोगे तो 4 3 12 है, मतलब ये 4 3 7 5 12 है, मतलब यू में टोटल लोग 120 है, और उसमें से वाणिज्य वाले कितने हैं 30, वाणिज्य वाले कॉमर्स वाले 30 है, तो इनकी परसेंटेज बतानी है, तो 30/120 लिख दो, 1/4 आया, और 1/4 कितने परसेंट के बराबर होता है, 25% के। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 25%। अगला देख लो क्या है, देखो क्या लिखा है, सभी कॉलेजों में वाणिज्य की कुल संख्या कितनी है, वाणिज्य वाले कुल कितने हैं, और सभी में वाणिज्य का मतलब लास्ट वाला देखना है, पी में कितने 40, और ये पी के हो गए कितने, क्यू के देखो कितने 25, क्यू के कितने 25, आर के कितने 17.5, और एस के कितने 35, टी के कितने 37.5, और इसके कितने 30। ऐसे करना है। पहली बात तो ये है कि इनको जोड़ोगे तो 5 3 15, 5 आना है, 5 वाले 2 ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन कट गए, इनको जोड़ना है 15, मतलब ये किधर देगा, बस 1000 करना है तो 1 पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब देख लो इधर क्या हो गया, ये कितना 35 है ना, तो 5 5 10 10 और 7 17 17 और 1 18 18 और 7 कितना हो गया 8 7 15, 185 165 ये आना था इन दोनों में से, ठीक है 165 आ गया, जोड़ डाल देना। एक और बचा है, 2 और बचे, ये देखो कॉलेज एस में विज्ञान में लेने वाले छात्र, तो विज्ञान में कितने 47.5, और कला में तो एस के कला के देख लो, कला के कितने 35, पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लो, कट बिट जाए तो काट दो, ये कट जाएगा 5 से काटोगे तो 5 ने 45, और कितना बचेगा 2, तो 95 से आइडिया लग रहा है कि भाई साहब ये दोनों नहीं होंगे, ये तीसरा भी नहीं होगा, पहला चौथा ही ऑप्शन होगा, जो 95 19 से ही कटेगा बस। लास्ट सवाल बचा है आज का, देख लो, इनका औसत बताना है, गुरु निकाल लो औसत, क्या है औसत, इस सवाल को आप बना लोगे, वैसे तो इसमें कुछ है नहीं, किसका औसत बताना है, वो भी विज्ञान का बताना है, तो विज्ञान वाले 45 है इसमें, पीछे कुछ निकाला था क्या हम लोगों ने, किसका टोटल देखा था यहाँ पर 12.5 हो गया, एक का किसी का टोटल भी देखा था हम लोग,
बारिश वाला देखा था विज्ञान में, कोई बात ठीक है। अच्छा किसका चाहिए था तुमको? तो विज्ञान का चाहिए। विज्ञान का देख लो, ये कितना है 45, इतना कितना, यहाँ भी 45 है, इधर का कितना है 45 है, 3 45 के हो गए, चौथा 47.5 है, और ये कितना है इसका 27.5 है, और इधर कितना है 50। जोड़ लो, ये कितना है 45 45 90 हो गया, 45 का 3 बार गुणा करा दो, 5 के 15 135 हो गया, यहाँ पे 50 इधर हो गया, तो ये कितना हो गया 185 हो गया, ये तीनों जुड़ गए, ये बचे 5 और ये कितना हो गया आधा आधा, एक हो गया 47 और एक 48 हो गया, और 27, 8 7 15 और 4 2 6 और 1 7, 75 हो गया। जोड़ोगे तो 5 5 10 8 7 15 1 16 और 1 6 हो गया। 6 लोगों में भाग देना, तो 6 लोगों में भाग दोगे तो 9 वाली कॉन्सेप्ट तो आने से ही रहा, ये दोनों तो करेंगे। भाग दोगे तो कितना आएगा 6 का, अरे गलत लिख दिया, इधर कर लो, 10 और 15 1 16 260 हो गया, 260 में 6 का भाग दे दो, तो ये 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा 130/3 हो जाएगा, 3 चौक 12, एक ही ऑप्शन रहा होगा, ये होगा 12 और 3 1 43.33 सवाल का। ठीक है, आज के सवाल थोड़े से थे ठीक थे, इसमें 1 2 सवाल थे सेट थ्योरी के, वो आप देख लीजिएगा। ट्रिगो के सब सवाल सिंपल ही थे, एक परसेंटेज का सवाल है वो देख लेना, 3D का एक सवाल है वो भी ठीक था। ठीक है, तो इनको देख लेना, बाकी के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।